हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 28 जिसका नाम है निबंध लेखन यानी एसे राइटिंग। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। निबंध शब्द दो शब्दों के सार्थक मेल से बनाए। नी जमा बंध अर्थात अच्छी तरह बंधा हुआ। निबंध में भाव या विचार पूर्णतया एक सूत्र में बंधे हुए रहते हैं। निबंध के द्वारा लेखक आत्मीयता वैयक्तिकता के साथ विषय या प्रसंगों पर स्वयं की भाषा शैली में अपने भाव या विचार प्रकट करता है। निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। निबंध का आरंभ अथवा अंत आकर्षक होना चाहिए। रोचक, प्रभावशाली तथा सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विषय तथा शब्द सीमा को ध्यान में रखकर निबंध लिखना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित उपयोग करना चाहिए। निबंध को प्रभावशाली तथा रोचक बनाने के लिए दोहों, मुहावरों, लोकोक्तियों तथा सूक्तियों आदि का प्रयोग करना चाहिए। निबंध दो प्रकार के होते हैं, व्यक्ति प्रधान निबंध और विषय प्रधान निबंध। व्यक्ति प्रधान निबंध देखिए, इस प्रकार के निबंधों में लेखक के भावों से संबंधित निबंध आते हैं। इन्हें इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है जैसे वर्णनात्मक निबंध। जब निबंधकार किसी स्थान या वस्तु का वर्णन इस प्रकार करता है कि पढ़ने वाले के सामने वह दृश्य सजीव हो उठे तो वह वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। भावात्मक निबंध, इस प्रकार के निबंधों के अंतर्गत लेखक की निजी अनुभूतियों के आकलन होते हैं। इसके द्वारा लेखक अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है। इस प्रकार के निबंधों में विचारों की प्रधानता होती है। आगे देखिए विचारात्मक निबंध। जब लेखक अपने मौलिक विचारों को तर्क बुद्धि ढंग से प्रस्तुत करता है तो वे विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। विवरणात्मक निबंध, जब निबंधों में अतीत का चित्रण रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाता है तो वे विवरणात्मक निबंध कहलाते हैं। आत्मपरक निबंध, जिन निबंधों में लेखक अपने व्यक्तिगत जीवन के भावों को प्रकट करता है वे आत्मपरक निबंध कहलाते हैं। विषय प्रधान निबंध देखिए बच्चों क्या होते हैं, वो तो थे व्यक्ति प्रधान निबंध। विषय प्रधान निबंध, इस प्रकार के निबंधों का वर्गीकरण विषय के आधार पर होता है। जैसे साहित्यिक निबंध, वह निबंध जो साहित्यिक विषयों पर लिखे जाते हैं वे साहित्यिक निबंध कहलाते हैं। आर्थिक निबंध, विभिन्न आर्थिक समस्याओं और आर्थिक विषयों पर लिखे गए निबंध आर्थिक निबंध कहलाते हैं। वाणिज्यिक निबंध, वह निबंध जिनका विषय उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित रहता है वे वाणिज्यिक निबंध कहलाते हैं। निबंध के भाग, निबंध को 4 भागों में बांटा गया है। शीर्षक, प्रस्तावना, विषय वस्तु और उपसंहार। शीर्षक, निबंध लिखते समय यह आवश्यक है कि निबंधकार शीर्षक का चयन बहुत सोच विचार कर करे। शीर्षक जहां तक संभव हो छोटा तथा एवं आकर्षक होना चाहिए। प्रस्तावना, इसके माध्यम से निबंध लेखन की शुरुआत की जाती है। इसमें विषय का सामान्य परिचय तथा लेखक क्या कहना चाहता है इसका थोड़ा सा संकेत होना चाहिए। प्रस्तावना की भाषा कसी हुई और विचार गुथे हुए होने चाहिए। विषय वस्तु, इसके अंतर्गत निबंधों में जिन जिन सवालों को आप उठाना चाहते हैं उन्हें क्रम अनुसार एक एक अनुच्छेद में देते जाएं। इससे विषय के प्रतिपादन में पुनरावृत्ति नहीं होती है और सारी विषय वस्तु स्पष्ट हो जाएगी। उपसंहार, यह निबंध का अंतिम भाग होता है। उसके द्वारा निबंध में उठाई गई हैं उनका संक्षेप में उल्लेख करते हुए अपना समाधान प्रस्तुत करता है। चलिए बच्चों यहाँ कुछ निबंध पढ़ते हैं। जैसे पहला देखिए, मीडिया की भूमिका। प्रस्तावना, मीडिया के प्रकार जनसंचार में मीडिया की प्रमुख भूमिका, मीडिया से होने वाली हानियां और उपसंहार। सबसे पहले मीडिया का अर्थ है, मीडिया का अर्थ है जनसंचार का माध्यम। समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं आदि मीडिया के रूप में लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ रहे हैं। 21वीं शताब्दी में मीडिया बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अभी तक संचार माध्यमों में मुद्रण मीडिया का बोलबाला रहा है। जनमत के निर्माण, जनता की दुर्बल और दबी आवाज को सरकार और विश्व पटल तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका सर्वविदित है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आकाशवाणी व दूरदर्शन के विभिन्न समाचार चैनलों के माध्यम से बहुत लोकप्रिय हो रहा है। मुद्रण मीडिया के प्रभावी अर्थ ग्रहण के लिए व्यक्ति का साक्षर होना आवश्यक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रत्येक सुनने वालों के लिए सुलभ माध्यम है।
अतः इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार यथाशीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। दैनिक समाचार पत्र पिछले दिन की खबरों को लाद कर लाते हैं। आकाशवाणी तो घटनाओं का तुरंत आंखों देखा हाल बता देती है। दूरदर्शन घटनाओं के समाचार सुना देता है और दिखा भी देता है। कितना प्रभावी और तेज है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संचार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा समाचार, समाचार समीक्षा और समाचारों पर परिचर्चा भी जनसंचार को गतिवान और विश्वसनीय बनाती है। इससे दुखी जनों की सहायता यथाशीघ्र शुरू हो जाती। जापान के भूकंप के समाचार को विश्व भर को सुना देना और प्रभाव को दिखा देने का परिणाम ये हुआ कि देश विदेश से जापान में सहायता शिविर लग गए। आपदा के समाचार आपदा प्रबंधन को जगा देते हैं। यदि लोगों को रेल दुर्घटना, बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का पता न मिले तो घायल और दुखी जन एकांत में कष्ट भोगते रहेंगे। सूचना शून्यता के अभाव की पूर्ति करने वाले जनसंचार माध्यमों की सेवाएं मानव हितैषी हैं। इसी हित में मीडिया की भूमिका सराहनीय है। मीडिया सुख शांति का संदेशवाहक हो तो राष्ट्र हित और मानव दोनों सुरक्षित हैं। यदि मीडिया सनसनीखेज खबरों का उद्घोषक हो जाए तो तबाही मचा सकता है। गुजरात के गोधरा स्टेशन पर रेलवे के डिब्बे जलाए जाने के सजीव चित्रों और दृश्यों को दिखा सुनाकर मीडिया ने संपूर्ण गुजरात में सांप्रदायिक दंगों की आग फैला दी। उस फैली हुई आग का भी सजीव चित्रण विनाशकारी ही सिद्ध हुआ। प्रश्न है कि सच्ची घटना को कितना ही बड़ा चढ़ाकर क्यों ना कहें और दिखाएं, पर हमारा विनम्र निवेदन है कि जिस समाचार से सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण बिगड़ता हो, सांप्रदायिक दंगे भड़कते हो, ऐसी सूचना पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह मीडिया की आजादी का सवाल नहीं है, बल्कि मीडिया को भी अपनी आचार संहिता बनाकर कार्य करना चाहिए, अन्यथा मीडिया की भूमिका नकारात्मक सिद्ध होगी। मीडिया को भाषा का स्तर भी जनसंचार माध्यम के मुताबिक रखना चाहिए, जिससे बोधगम्यता बनी रहे। मीडिया का दायित्व है कि वे सूचना के प्रसारण और संचार में लोकहित को ध्यान में रखे। किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष या धर्म विशेष के हितों के लिए समाचारों को बढ़ा चढ़ाकर ना पेश करे। सूचना के अधिकार और सूचना सेवा के कर्तव्य का आग्रह है कि मीडिया सर्वहिताय के बोध से अपना कार्य करे। मीडिया के अधिकार और जनता के अधिकारों में टकराव को टालना ही उचित और लाभप्रद है। जिन टकरावों को कानून से भी बचाया जा सकता है, लेकिन परस्पर विश्व और आत्मनियंत्रण ही बेहतर विकल्प होगा। आधुनिक भारत में मीडिया की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। उसे सबके लिए हितकर बनना चाहिए और नकारात्मकता से बचना चाहिए। बच्चों, दूसरा निबंध देखिए, जिसका शीर्षक है बढ़ती जनसंख्या एक समस्या। प्रस्तावना। जनसंख्या वृद्धि से हानियां, जनसंख्या वृद्धि पर सरकार के कारगर उपाय और उपसंहार। भारत की निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या राष्ट्र की एक भयानक समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए प्रत्येक देश अपने अपने ढंग से जुटा हुआ है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश का विकास नहीं हो पा रहा है। अतः राष्ट्रीय सरकार ने इसके समाधान के लिए परिवार नियोजन का आह्वान किया है। प्राचीन काल में अधिक पुत्रों की आवश्यकता होती थी। वेदों में 10 पुत्रों की कामना की गई है। सावित्री ने यमराज से अपने लिए 100 भाइयों तथा 100 पुत्रों का वर मांगा था। कौरव 100 भाई थे। ये उस समय की बातें हैं जब जनसंख्या कम थी। तब समाज की सुरक्षा, समृद्धि और सभ्यता के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि नितांत आवश्यक थी। लेकिन आज समय बदल चुका है। अधिक संतान पिता तथा परिवार के लिए ठीक नहीं होती। जब 1971 में भारत की जनगणना की गई, उस समय भारत की जनसंख्या 44 करोड़ थी। 1976 में यह 60 करोड़ से ऊपर पहुंच गई थी। वर्तमान समय में यह जनसंख्या 1 अरब की संख्या को पार कर चुकी है। यह स्थिति तो उस जनसंख्या की है जो पंजीकृत है। जो पंजीकृत नहीं है, जैसे खानाबदोश जातियां आदि, यदि इन सबको मिलाकर अनुमान लगाया जाए तो वर्तमान भारत की जनसंख्या 1 अरब 50 करोड़ के आसपास ठहरती है। अधिक जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। देश की अधिकांश जनता के गांवों में रहने के कारण उनका जीवन विशेष नहीं है। वे साधारण जीवन जी रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर कहा जा सकता है कि वह दिन दूर नहीं जब लोगों को घास फूस खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
यूं तो देश की जनसंख्या उस देश की शक्ति का आधार होती है, परंतु यदि जनसंख्या इसी गति से अबाध रूप से बढ़ती रही तो यह देश के पतन का कारण बनेगी, जिसकी कभी ये शक्ति हुआ करती थी। सीमा से अधिक आबादी देश का गौरव नहीं होती। ऐसी दशा में तो वह अभिशाप हो जाएगी। आबादी की दृष्टि से तो भारत संसार में द्वितीय स्थान पर खड़ा हुआ है, परंतु अन्य क्षेत्रों में वह काफी पीछे खड़ा है। यदि इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो ये चीन से भी आगे निकल जाएगा। प्रत्येक देश के साधन सीमित होते हैं। प्रत्येक देश अपने साधनों को बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। उपलब्ध साधनों के अनुरूप ही देश की जनसंख्या को मकान, भोजन, वस्त्र, काम धंधा व अन्य सुविधाएं मिल जाती हैं। यदि साधन तेजी से बढ़ते हैं तो जनसंख्या की वृद्धि थोड़ी होती है तो लोगों को अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएं मिलने लगती हैं और उनका जीवन स्तर सुधर जाता है। यदि जनसंख्या में वृद्धि की दर साधनों की वृद्धि की दर से कहीं अधिक हो तो लोगों को मिलने वाली सुविधाएं बढ़ने की बजाय घट जाएंगी और उनका जीवन स्तर नीचे गिर जाएगा। एक बात ध्यान देने योग्य है कि साधनों की वृद्धि समांतर श्रेणी में अर्थात 1, 2, 3, 4 होती है, जबकि जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में अर्थात 1, 3, 9, 5, 27 होती है। अर्थात 1, 3, 9, 27 होती है। अतः यदि जनसंख्या इस गति से ना बढ़े तो साधनों में कमी ना आएगी। इसी गति से बढ़ती रही तो साधनों की कमी अवश्य पड़ जाएगी। परिणाम स्वरूप उपलब्ध सीमित साधनों में ही बढ़ती हुई जनसंख्या का भी निर्वाह करना पड़ता है। अतः जीवन के लिए आवश्यक सब वस्तुओं का अभाव है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गरीबी है, कुपोषण है, बेरोजगारी है और इन कमियों से उत्पन्न होने वाली बुराइयां हैं। ये समस्याएं प्रत्येक परिवार और प्रत्येक व्यक्ति पर अपना कुप्रभाव डालती हैं, किंतु आश्चर्य की बात है कि लोग इस बारे में सजग नहीं हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए बड़ी धनराशि रखी जाती है। देश भर में स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं जो इस संबंध में लोगों को निःशुल्क सलाह देते हैं। गर्भ निरोधक दवाइयां भी हैं, अन्य उपाय भी हैं। इसी समस्या के आर्थिक निराकरण हेतु सरकार ने कानून बनाकर लड़के लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ा दी है। स्वेच्छा से नसबंदी कराने वालों को सरकार कुछ प्रोत्साहन भी देती है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि छोटा परिवार सुखी रहेगा। परिवार बढ़ने के साथ जिम्मेदारियां, परेशानियां बढ़ेंगी। बड़े परिवार स्वयं अपने लिए, समाज के लिए और सरकार के लिए भी कठिनाइयां पैदा करते हैं। इस भयंकर समस्या का समाधान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक इस समस्या के प्रति जनसाधारण में जागृति उत्पन्न करे। सभी गांवों तक स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। केवल एक व्यक्ति जनसंख्या की समस्या का समाधान नहीं कर सकता। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को सहयोग देना पड़ेगा, तभी मनुष्य के जीवन की भी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। अतः परिवार को छोटा रखकर और जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश रखकर हम अपना, अपने परिवार, अपनी आने वाली पीढ़ियों का भला कर सकते हैं और सरकार को भी परेशानी से उभार सकते हैं। जनसंख्या आधिक्य की समस्या का समाधान परिवार को सीमित रख, यह आपका, हमारा अर्थात हम सबका व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो बच्चों, हमने पढ़ा एक निबंध, देखा हमने निबंध को लिखने के जो नियम थे वे किस तरह से होते हैं, उसी के अनुसार इस नियम को लिखा गया है और उसे हमने पढ़ा भी है। आप लोग भी किसी न किसी एक विषय पर निबंध अवश्य लिखेंगे। ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए, अध्ययन करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।